मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम के अंतर्गत सेट 3 पाठ योजना संख्या 12 में 10वीं के व्याकरण में शामिल वाक्य विषय के साथ उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने वाक्य के स्वरूप, उसकी विशेषताएं एवं वाक्य के अंगों के बारे में जाना था। साथ ही साथ हमने उपवाक्य तथा उसके 2 प्रकारों को भी समझा था। आइए एक बार उन सभी तत्वों की पुनरावृत्ति कर पाठ को आगे बढ़ाएं। वाक्य की यदि परिभाषा की बात करें तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में यह जाना था कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। इनकी विशेषताओं को यदि हम देखें तो वाक्य की रचना शब्दों, जिनको हम पद भी कहते हैं, के योग से होती है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। इसके उदाहरणों पर यदि चर्चा करें तो यदि कोई व्यक्ति कहता है सफ़ेद जूते, तो यह वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ किसी ऐसे विचार या संदेश का ज्ञान नहीं होता जिसे वक्ता बताना चाहता हो। वहीं दूसरे उदाहरण में मुझे सफ़ेद जूते खरीदने हैं, यह एक पूर्ण वाक्य है, क्योंकि यहाँ सफ़ेद जूतों के विषय में बोलने वाले का भाव स्पष्टतः प्रकट हो रहा है। इसी क्रम में हम लोगों ने वाक्य के अंग के बारे में भी जाना था। संरचना के स्तर पर वाक्य के 2 मुख्य अंग माने जाते हैं। पहला उद्देश्य, जिसे हम कर्ता भी कह सकते हैं, और दूसरा विधेय, जिसे हम क्रिया कह सकते हैं। उद्देश्य की यदि बात करें तो उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। वहीं विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। आइए उदाहरणों से समझते हैं। उद्देश्य और विधेय, जैसे ये वाक्य हैं। पहला, मेरा भाई होशियार है, शीला अध्यापिका है, सुरेश ने पत्र लिखा। इन वाक्यों में यदि हम देखें तो उद्देश्य की परिभाषा के आधार पर हम उद्देश्य वाक्य का वह अंग मानते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अब इन वाक्यों में से पहले वाक्य को यदि लें, मेरा भाई होशियार है, इसमें जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वह है मेरा भाई। दूसरे में शीला अध्यापिका है, जिसके बारे में कहा जा रहा है अध्यापिका होने के बाद वो शीला है। तीसरे वाक्य में सुरेश ने पत्र लिखा। पत्र लिखने की बात किसके लिए है? सुरेश के लिए। तो इसमें जिसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो उद्देश्य है। वहीं उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है, अर्थात मेरे भाई के विषय में क्या कहा जा रहा है? होशियार है। शीला के विषय में क्या कहा जा रहा है? अध्यापिका है। सुरेश के बारे में क्या जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? उसने पत्र लिखा। आगे कभी कभी वाक्य में उद्देश्य प्रकट रूप से दिखाई नहीं देता। प्रकट मतलब प्रत्यक्ष रूप से, हिडन वे से देख सकते हम उसको, एक अदृश्य रूप में। कैसे? उदाहरण देखते हैं। जैसे एक वाक्य है, वहाँ मत जाओ। अब इसमें तो हमने देखा कि वहाँ मत जाओ एक विधेय दिख रहा है, लेकिन इसमें अप्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो इसमें तुम
यदि हम पूछे वहाँ मत जाओ तो तुम वहाँ मत जाओ, हम इसी बात को कहते हैं वहाँ मत जाओ। तो यहाँ पे तुम अदृश्य रूप में दिखाई देता है। वहीं खाना खाइए, तो ये बात हम किसी को कहेंगे तो वो हम कहेंगे आप खाना खाइए। तो यहाँ पे आप और तुम नहीं होने के बाद भी इन वाक्यों का प्रयोग उसी आधार पर किया जा रहा है। इसी प्रकार दूसरे शब्दों में यदि देखें या दूसरे उदाहरण में, तो इसी प्रकार कभी कभी वाक्य में विधेय प्रकट प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, कभी कभी उद्देश्य नहीं दिखाई देता, तो कभी कभी विधेय भी नहीं दिखाई देता है। ऐसे कैसे, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई पूछता है, कोई प्रश्न करता है, दिल्ली कौन गया है, तब उत्तर मिलता है एक शब्द में, मोहन या राम या सोहन। अतः उत्तर वाले वाक्य में पूरा वाक्य क्या बनता है, मोहन दिल्ली गया है। तो यहाँ पे उद्देश्य के माध्यम से भी हम अपने वाक्य को पूरा कर ले रहे हैं। वहीं उनमें ऊपर के उपरोक्त जो उदाहरण में है, वहाँ पर विधेय के माध्यम से भी अपनी बात को पूरा कर लेते हैं। तो इन दोनों आधार पे भी हम उद्देश्य और विधेय के रूपों का चयन कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने पिछली कक्षा में वाक्यों के प्रकारों पर चर्चा की थी, जिनमें हिंदी वाक्यों का विभाजन मुख्य रूप से दो आधारों पर किया जाता है। पहला, अर्थ के आधार पर वाक्यों का विभाजन, दूसरा रचना के आधार पर वाक्यों का विभाजन। क्योंकि हम लोगों ने पिछली कक्षा में अर्थ के आधार पर वाक्यों का विभाजन एवं प्रकार को समझा था, अब 10वीं कक्षा में हम रचना के आधार पर वाक्यों का विभाजन एवं प्रकार को समझेंगे। रचना के आधार पर वाक्यों का विभाजन या प्रकार। रचना के आधार पर हिंदी वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सरल वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा, संयुक्त वाक्य। तीसरा, मिश्रित वाक्य, कहीं कहीं पर इसे मिश्र वाक्य भी कहा जाता है। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यह जाना था, उद्देश्य कर्ता के आधार पर माना जाता है और विधेय को हम क्रिया मान के अगर चले तो विधेय मतलब जिस वाक्य में एक ही विधेय अर्थात क्रिया होती हो। अब इसको समझा जाए। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, अतः यह एक ही वाक्य होता है। इसमें उपवाक्य नहीं होते। जैसे एक उदाहरण समझे, मुझे कल दिल्ली जाना है। इस वाक्य में एक ही क्रिया जाने की हो रही है। मुझे दिल्ली जाना है, तो एक जाने की क्रिया और ये और तो कोई काम दिख नहीं रहा इसमें। अब इसी वाक्य में कुछ और जोड़ दिया जाए, जैसे परंतु जब इसके साथ यह भी जोड़ दिया जाए कि फिर परसों वहाँ से कल कोलकाता पहुँचना है, तो मुझे कल दिल्ली जाना है और फिर परसों वहाँ से कोलकाता पहुँचना है, तो यह सरल वाक्य नहीं रह गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा, जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। मतलब सरल वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया होगी, जबकि मुझे कल दिल्ली जाना है में एक क्रिया हो रही थी, लेकिन इसी क्रम में अगर वाक्य में और कुछ जोड़ दिया जा रहा है, जैसे फिर परसों वहाँ से कोलकाता पहुँचना है, तो यह सरल वाक्य इसलिए नहीं रह रहा है क्योंकि इसमें जाना है और पहुँचना है, 2 क्रियाएं हो रही हैं। तो एक सरल वाक्य में कभी भी 2 क्रियाएं नहीं होती। तो इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से कि सरल वाक्य में सिर्फ एक क्रिया होती है। कुछ अन्य उदाहरण जो आपके लिए है उसको भी देख लीजिए आप और उसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पे 4 वाक्य है। राम आया, मोहन ने खाना खाया, एक लड़का और एक नौकर पहुँच गए। चौथा है मोहन, सोहन और शीला आ गए हैं। देखिए, पहले 2 वाक्यों में एक एक उद्देश्य है,
उद्देश्य कर्ता, तो पहला वाक्य राम आया, दूसरा वाक्य मोहन ने खाना खाया, तो दोनों में एक एक उद्देश्य है, राम और दूसरे में मोहन। वही तीसरे में देखते हैं तो दो उद्देश्य है, एक लड़का है और एक नौकर, तो लड़का और नौकर दो उद्देश्य हो गए इसमें। वहीं चौथे वाक्य में आप देख रहे हैं कि तीन उद्देश्य हो जा रहे हैं, मोहन, सोहन और शीला आ गए हैं। तो इसमें तीन उद्देश्य होने के बावजूद भी आप इसे हम सरल वाक्य कहेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? यह चारों वाक्य सरल वाक्य है। सरल वाक्यों में एक एक ही विधेय होता है, मतलब उद्देश्य कितने भी हो, हमारा विधेय, हमारी क्रिया सिर्फ एक होगी। इस आधार पे हम मान सकते हैं, सरल वाक्य की परिभाषा कर सकते हैं कि वैसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया हो, भले उद्देश्य कितने हो, हम सरल वाक्य कहेंगे। कुछ सरल वाक्य की अन्य विशेषताओं पे यदि बात करें तो देखिए, बिंदुवार तरीके से मैंने कुछ विशेषताओं को चिन्हित किया है। जैसे पहला है, यदि सरल वाक्य में आने वाली क्रिया अकर्मक हो तो उस वाक्य में कर्म नहीं आ सकता। एग्जाम्पल, वह सो गया। सो गया एक तो अकर्मक क्रिया है यहाँ पे, तो अकर्मक क्रिया होने के साथ ये क्रिया तो हो रही है ना, भले इसमें कर्म ना हो लेकिन क्रिया तो हो रही है। वहीं दूसरे वाक्य में अगर हम जाते हैं, यदि सरल वाक्य में आने वाली क्रिया सकर्मक हो तो उस वाक्य में कर्म अवश्य आएगा। हाँ देखिए, जैसे छात्र ने पाठ पढ़ा, पाठ हमारा क्या है, कर्म है, और पढ़ना एक क्रिया, और किसने पढ़ा भी, तो छात्र ने। तो उद्देश्य है, हमारे पास विधेय भी है अर्थात क्रिया भी है, और क्रिया के साथ वो कर्म भी है। और पिछले जो उदाहरण में हमने देखा तो उसमें कर्म नहीं था, सो गया, उसमें कोई कर्म तो दिखाई नहीं दे रहा था। इसमें पाठ पढ़ा, इसमें हमारे कर्म दिखाई दे रहा है। तो सकर्मक क्रिया हो या फिर अकर्मक क्रिया हो, लेकिन क्रिया का होना आवश्यक है। यहीं तीसरे विशेषताओं की यदि बात करें, विशेषता की यदि बात करें, तो क्रिया द्विकर्मक है तो उसमें दो कर्म होंगे। अगर दो कर्म वाली क्रिया है, देखिए सब में क्रिया है लेकिन कहीं सकर्मक है, कहीं अकर्मक है और कहीं पे द्विकर्मक, तो दो कर्म वाली क्रिया जिसमें एक गौण होगा क्रिया और एक गौण होगा कर्म और एक मुख्य कर्म होगा। तो जैसे सेठ ने नौकर को पैसे दिए, तो पैसा देना तो मुख्य क्रिया हो रही है इसमें, ठीक है। अब देना उसको क्रिया की जा रही है, अब क्या दिया जा रहा है, तो भाई पैसा, तो ये भी कर्म है हमें, और यहाँ पे नौकर को ये भी कर्म है, दोनों कर्म है। तो यहाँ पे दोनों कर्म का प्रयोग हो रहा है और क्रिया भी हमारी दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में भी हम इसे सरल वाक्य कहेंगे। इसमें गौण कर्म पहले तथा मुख्य कर्म बाद में आता है। गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म हमारा बाद में आ रहा है। तो सेठ ने पैसे दिए अगर बात की जाए, तो पैसा देना, यहाँ पे देना तो मुख्य क्रिया है और क्रिया के साथ क्या दे रहा है भाई, तो पैसे, तो कर्म हमारा क्या है, पैसा, तो ये बाद में आ रहा है। और किसको दे रहा है, तो नौकर को, ये भी एक कर्म है। तो इसीलिए कहा कि गौण कर्म पहले, तो नौकर यहाँ पे गौण है और मुख्य कर्म क्या है, बाद में आता है, तो पैसा यहाँ पे बाद में आ रहा है। तो दोनों कर्म का प्रयोग हो रहा है उस क्रिया के साथ। आगे सरल वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया तथा क्रिया विशेषण घटकों या इनमें से कुछ घटकों का योग होता है। स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य ही सरल वाक्य होता है। मतलब सरल वाक्य जो होगा उसमें कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया तथा क्रिया विशेषण आदि घटक शामिल होंगे, उनका योग होगा, उसमें होंगे ये तत्व। लेकिन स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य ही सरल वाक्य होता है। यदि ऐसा उपवाक्य जो स्वतंत्र रूप से हो, वो किसी पे आश्रित ना हो, ठीक है। हमने कल पढ़ा था उपवाक्य के बारे में कि एक प्रधान उपवाक्य है और एक है हमारा आश्रित। तो आश्रित उपवाक्य अगर किसी पे आश्रित है तो फिर वो स्वतंत्र कहाँ होगा, तो वैसा उपवाक्य जो स्वतंत्र हो, अपने अर्थ की दृष्टि से वो स्वतंत्र हो, वैसे उपवाक्य को भी हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन हंसता है, राजेश बीमार है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, माताजी ने शीला को एक साड़ी दी, शीला आपको बड़ा भाई मानती है। इन उदाहरणों से हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं।
इन सभी वाक्यों में एक ही क्रिया हो रही है, इस आधार पे हम इसे सरल वाक्य मानेंगे।